Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and enjoying a lot in your homes. So अब हम सब किस बारे में बात करने वाले हैं हमारा अगर आपको रिमेम्बर हो तो हम क्लास 11th केमिस्ट्री जो चैप्टर 1 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री उसके नोट्स पे थे। अब हम नोट्स के अगले पार्ट पे बात करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, 1.7 gram of silver nitrate dissolved in 100 gram of H2O is taken. 0.585 gram of sodium chloride dissolved in 100 gram of H2O is added to it, and chemical reaction occur. 1.453 gram of AgCl and 0.85 gram of NaNO3 are formed. Thus they follow law of conservation. आपको बताना है कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। आप सबको अगर पता हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, टेल मी व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। देखिए हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें कहता है कि अगर दो कंपाउंड एक साथ कंबाइन हुए हैं और उन्होंने एक नया कंपाउंड बनाया है तो जो मास है उन दोनों कंपाउंड को एक साथ मिला के और जो नए कंपाउंड का मास है वो इक्वल होना चाहिए, तब कोई भी चीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो करती है। तो देखते हैं मास इक्वल है क्या। देखिए जो टोटल मास है केमिकल चेंज से पहले वो क्या है, AgNO3 को हमने NaCl के साथ प्लस किया प्लस H2O के साथ, तो टोटल मास था हमारा 2.285 ग्राम। अब जब केमिकल रिएक्शन हो गया तो जो प्रोडक्ट मिला उसका मास कितना है, AgCl को हमने प्लस किया NaNO3 के साथ प्लस H2O, तो इसका टोटल मास हम निकाल लेंगे। तो इसका टोटल मास भी आपके पास आएगा क्या आएगा 2.285 ग्राम। सो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि जो मास है रिएक्टेंट का जिन चीजों ने रिएक्ट करा है और जो मास है प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट बना है वो इक्वल है, तो इसलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.08 ग्राम Cu कॉपर वायर जो है 1.08 ग्राम उसको अलाउ किया गया कि वो रिएक्ट करे निट्रिक एसिड के साथ। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो ड्राई हो गया और इग्निटेट किया गया जब 1.35 ग्राम कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन हुआ। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट में 2.3 ग्राम कॉपर ऑक्साइड हीट हुआ इन प्रेजेंस ऑफ H और जिसने दिया हमें 1.84 ग्राम कॉपर। सो क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपाउंड है, सॉरी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। डेफिनेट कंपोजिशन नहीं कह रहे हैं, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कह रहे हैं। ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की बात करें या डेफिनेट कंपोजिशन की बात करें, दोनों बात एक ही होती है। देखिए लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट कांस्टेंट कंपोजिशन क्या कहते हैं हमें, ये हमें कहता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है, कुछ मैटर नहीं करता कि वो कौन से सोर्स से ऑब्टेन हुआ है, वो उतने ही एलिमेंट कंटेन करेगा जितना दूसरा एलिमेंट कंटेन करता है। देखिए केस 1 क्या है कि Cu जो है वो HNO3 के साथ उसने रिएक्ट किया, उसने दिया हमें CuNO3 स्क्वायर, फिर उसे हीट किया गया, उसने दिया हमें CuO। CuHNO3 का मास था 1.08 ग्राम और CuO का मास था 1.35 ग्राम। तो 1.35 ग्राम CuO जो है वो कंटेन कर रहा है 1.08 ग्राम Cu को। तो 100 ग्राम Cu वो कितना कंटेन करेगा, 100 ग्राम Cu कंटेन करेगा 1.08 अपॉन 1.35 इंटू 100 80 ग्राम कॉपर को। सो परसेंटेज निकाल लीजिए सबसे पहले आप कॉपर की Cuo में। परसेंटेज ऑफ कॉपर इन Cuo इज 80% और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन Cuo निकाल लीजिए जो आपके पास आएगी 20%। जब 80% ऑक्सीजन है बचा हुआ 20% आपका और 80% कार्बन है तो बचा हुआ 80% कॉपर है तो बचा हुआ 20% आपका ऑक्सीजन हो गया। अब केस 2 में था कि CuO को आपने प्लस किया H2 के साथ और आपको मिला Cu प्लस H2O। यहाँ पे CuO का ग्राम वेट था 2.3 ग्राम और H2O का था 1.84 ग्राम। आगे बढ़ते हैं अब इसको ही आगे। तो 2.30 CuO जो है 2.30 ग्राम Cu जो है वो कंटेन कर रहा है 1.84 ग्राम Cu। तो 100 ग्राम Cu कितना कंटेन करेगा, 100 ग्राम Cu कितना कॉपर कंटेन करेगा, वो भी 80 ग्राम कॉपर कंटेन करेगा अगर हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। सो परसेंटेज इसमें भी दोनों की सेम निकली 80-20। सो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि कुछ मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे कि आपने Cu को पहले हीट किया किसके साथ और आपने दूसरी बार Cu को किसके साथ हीट किया, परसेंटेज कंपोजिशन दोनों में सेम ही है। इस वजह से लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको दो कंपाउंड दिए हुए हैं, दोनों कंटेन कर रहे हैं टिन और O2 का कंपोजिशन। टिन और O2 का इनमें कंपोजिशन है, कंपाउंड ए में 78.77 और कंपाउंड बी में 88.12 और मास परसेंट ऑफ O2 है कंपाउंड ए में 21.23 और कंपाउंड बी में है 11.8। तो हमें बताना है कि क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है कि अगर आपको दो एलिमेंट को एक साथ कंबाइन कर रहे हो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, तो जो मास है उन दोनों में से एक एलिमेंट का मास ऐसा होगा, एक एलिमेंट का फिक्स मास होगा जो दूसरे एलिमेंट के गजब अजब मास के साथ मिल रहा होगा। तो देखिए कंपाउंड ए के साथ स्टार्ट करते हैं। इन कंपाउंड ए में 21.23 पार्ट्स ऑक्सीजन के जो है वो कंबाइन हो रहे हैं 78.77 पार्ट्स टिन के साथ। तो एक पार्ट ऑक्सीजन का कंबाइन हो रहा है 78.77 अपॉन 21.23 पार्ट्स ऑक्सीजन के साथ, मतलब 3.7 पार्ट्स ऑफ टिन के साथ। कंपाउंड बी में क्या है, कंपाउंड बी में है 11.88 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हो रहा है 88.12 मास परसेंट टिन के साथ। तो वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होगा 88.12 अपॉन 11.8 पार्ट्स ऑफ टिन के साथ, इंटू 1 कर दीजिएगा, वह हमें मिलेगा 7.4 पार्ट्स ऑफ टिन। तो अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे 3.7 और 7.4 का, तो हमें मिलेगा 1:2 और ये होल रेशियो नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब है जो डाटा है वो मल्टीपल प्रोपोर्शन है, क्योंकि हमें एक सिंपलेस्ट होल रेशियो नंबर मिल रहा है जो कि है हमारा 2। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमें केमिकल नेम्स तो मैं आपको करा चुकी थी, इफ यू ऑल रिमेम्बर। कुछ और केमिकल्स नेम है, 3 रह गए थे वे, सॉरी फॉर दैट, आप यहाँ पे से नोट डाउन कर लीजिएगा। केमिकल नेम्स जो 3 रह गए थे, पहला था, एक तो था हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक था मैग्नेटिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड का है H2O3, मैग्नेटिक का है Fe3O4 आयरन ऑक्साइड और टीयर गैस का है 610H5Cl2। ओके, इन सबको आप काट दीजिए, अभी अभी हमें इन सब की नीड नहीं है, अभी हमें इन्हें नहीं पढ़ना है, ये गलती से आपके यहाँ पे आ गए हैं, इन्हें कट आउट कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, वेट अ मोमेंट। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक, द पर्सन कंपोजिशन जो है, पर्सन कंपोजिशन आपको दी हुई है NH3 की, H2O की और N2O3 की। NH3 की पहले आपको जो दी हुई है देख लीजिए, NH3 में 88.35% N है और 11.65% H, आप इन्हें देख लीजिएगा। तो आपको बताना है कि क्या ये परसेंटेज कंपोजिशन जो है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के लॉ को सूट आउट कर रही हैं, दिखा रही हैं रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का लॉ। तो देखिए, जो अगर हम देखें, जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं एक साथ सेपरेटली, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का लॉ क्या है, जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं सेपरेटली विद अ फिक्स मास ऑफ, दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास से, तो जो रेशियो है मासेस का जिसमें वो ये कर रहे हैं, वो उनके रेशियो का भी स्मॉल नंबर रेशियो बियर करेगा, मतलब उस रेशियो का भी और रेशियो एक रेशियो के इनटू का नंबर बियर करेंगे। ये होता है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसको जानने के लिए आप मेरे पार्ट देख लीजिएगा, क्लास 11 केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 नोट्स में देख लीजिएगा, जाके कहीं मिल जाएंगे आपको। फॉर NH3, अब देखिए इसको हम सॉल्व आउट करते हैं, तो हमें NH3 का पता है। फॉर NH3 वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 88.1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ N, हम 88.35 को डिवाइड करेंगे 17.65 से हमें N के पार्ट मिल जाएंगे। फॉर H2O कितने हम क्या करेंगे 88.9 डिवाइड बाय 11.1, हमें O के पार्ट्स मिल जाएंगे। तो अब हम निकाल लेते हैं रेशियो ऑफ NO। अब मैम आपने तीसरे वाले का क्यों नहीं निकाला, ये बात आता है। देखिए स्टूडेंट्स, जस्ट सी हियर, यहाँ पे NH और ON, N और O ही थे सेम, N और O, तीसरे वाले में भी N और O ही है, तो N और O का निकाल लेंगे, तीसरे वाले में भी वही आएगा। N और O का निकालते हैं रेशियो निकलेगा N और O का, तो 4.67 रेशियो 8.01 रेशियो आपके पास आएगा 1:1.7। तो N2O3 अब हम देखते हैं तीसरे वाला N2O3, 4N2O3 N parts of O react with each other, N and O react with each other, N2O3 में N और O ही एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, तो N रेशियो O हम दोबारा करते हैं, N रेशियो अब हमारे पास क्या आएगा 36.85, रेशियो था 63.50। मैम क्या कर रही हूँ मैम, कुछ समझ नहीं आ रहा है, डोंट से दिस। देखो बच्चों, पहले हमने N रेशियो O निकाल लिया यहाँ से,
क्योंकि हमें N के पार्ट मिल गए, O के पार्ट मिल गए, हमारे पास आया 1:1.71। अब ये हमारा होल नंबर नहीं दे रहा, हमने क्या करा, अब N2O3 का निकाल लेते हैं। N2O3 का क्यों निकालना है, क्योंकि N2O3 में N भी है O भी है, तो N और O की वैल्यू मान लीजिए। N और O का निकालेंगे रेशियो, तो 36.85 रेशियो 63.15, हमारे पास आएगा 1.71 OMG। अब फिर तो रेशियो जो NO का है वो किसके इक्वल हो गया, रेशियो जो NO का है वो रेशियो ऑफ N2O3 के इक्वल हो गया है, मतलब ये दोनों रेशियो सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये एक स्मॉल नंबर को बियर कर रहे हैं। ये देखिए हमने इन दोनों का निकाला, इन दोनों का जो आया और इसका निकाला, इसका जो आया वो बिल्कुल सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एक स्मॉल रेशियो को बियर कर रहे हैं। तो दो रेशियो जो है वे सेम है, इस वजह से ये लॉ ऑफ केमिकल रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत सारा पढ़ लिए हो। थैंक्स अ लॉट फॉर फॉलोइंग मी टिल हियर। डोंट फॉरगेट टू वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब।